Okay guys, we are going to be solving a paper Feb March 2016 का पेपर है 1-2 वेरिएंट. So this is going to be a paper 1. अब ये पहला सवाल हमारे पास आता है, ठीक है. ये मुझे पहले आप लोग बताओगे. द प्रीफिक्सेस नैनो, माइक्रो एंड पिको आर ऑफन यूज्ड विथ यूनिट्स. ठीक है. Which row shows their correct values? भाई नैनो होता है 10⁻⁻9, माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और पिको होता है 10⁻⁻12. तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे सी होना चाहिए. ये तो बहुत सिंपल सा था. अच्छा, फिर ये वाला एक सवाल आया. अ क्रेन हैज एन आर्म टू विच इज अटैच्ड अ फ्रिक्शनलेस पुली. ठीक है, तो फ्रिक्शन तो हमारे पास नहीं है. द केबल पासिस ओवर द पुली एंड सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एज शोन. वी कैन सी दैट 10 किलो न्यूटन हमारे पास है. द क्रेन आर्म एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द पुली. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? अब मुझे अगर F निकालना है तो मैं इसके अंदर वो कर सकता हूँ रिजॉल्विंग दी वेक्टर्स करके, और फिर एक वैसे मुझे पता है कि रिजल्टेंट जो होगा इसका फोर्स वो 0 होगा. रिजॉल्विंग से हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर. यानी मैं एक काम करूं, इसका एक कंपोनेंट निकाल लूं. मेरा कहने का मतलब है कि इस वेट का जो कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इसका भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा कंपोनेंट. ये दोनों F के बराबर हो जाएंगे. सिंपल एज दैट. तो अगर मैं ये करने की पोजीशन करूं तो मेरे पास आएगा, अगर 10 किलो न्यूटन है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस 30 डिग्री एंगल कॉस लगेगा मेरे पास. सही है. तो ये हो जाएगा, जरा इधर देखो, आंसर किलो न्यूटन में, तो मैं इसको किलो न्यूटन से चेंज नहीं कर रहा. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 cos 30 डिग्रीज. अग्रीड. यानी मेरे पास इसकी वजह से एक कंपोनेंट ये वाला था और एक कंपोनेंट ये वाला था. सही है. इन दोनों के कंपोनेंट आ जाएंगे मेरे पास इस तरीके से. अगर ये आ जाएंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू F. निकाल लो वैल्यू जी. D 17 किलो न्यूटन. तो फिर D पे मार्क कर लेते हैं. आई होप ये क्लियर है. ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत आसान था. मैंने इसको जो है ना इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया. इसको समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे बोलता है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केजी पर केल्विन. What is the unit of specific heat capacity expressed in SI base units? यानी मुझे इसको पूरा एक्सपेंड करना है. सबसे पहले भाई केल्विन को तो नहीं खोल सकते, लेकिन जूल्स को तो खोल सकते हैं. जूल्स किसका यूनिट है? वर्क डन का यूनिट है. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं जूल्स को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो जूल्स का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. सो फोर्स खुद किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीन ms -2 के बराबर होता है, और मेरे पास जो डिस्टेंस होता है वो m के बराबर होता है. तो इसका मतलब है किलोग्राम m² s -2. अग्रीड. अब उठाकर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं इधर. तो इसको जब मैं उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा किलोग्राम m² s -2 मल्टीप्लाइड बाय kg -1 मल्टीप्लाइड बाय k -1. ये kg और kg तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर kg और kg कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास जो फाइनल यूनिट बचेगा m² s -2 k -1, यानी ये C. गॉट इट. ये भी मैंने आपके सामने कर दिया. कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, बस सिर्फ थोड़ा सा बस मैथ्स थी और कुछ भी नहीं था. अच्छा, फिर उसके बाद ये सवाल आया क्वांटिटी x हैज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ x. इसने मुझे बोला है कि x के अंदर जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो x है. सही है. क्वांटिटी y हैज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ y. y के अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वो y है, फ्रैक्शन. सही है. What is the fractional uncertainty in x over y²? अब यहां पे क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप करते हैं. सेम ही चीज फ्रैक्शंस के साथ भी होता है, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज भी डायरेक्ट ऐड होती हैं. अब सबसे पहली चीज है x के अंदर कितनी थी? x थी. मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, टोटल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी total fractional uncertainty in x over y² should be equal to, ये x में कितनी थी? x ही थी, और प्लस 2 टाइम्स y.
सही है, अग्रीड, यानी मेरे पास कौन सा सी आंसर हुआ, समझ गए? ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, फिर ये कहता है, जरा इधर देखो, PQR and XYZ are wires in a circuit. A galvanometer connects Q and Y as a null indicator. Null indicator का मतलब है कि zero. Okay. When the galvanometer reads zero, which statement is correct? The potential difference between Q and Y is infinite. अगर infinite होगा तो बेटे करंट भी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला वाला गलत हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड Y इज जीरो। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। द रेसिस्टेंस बिटवीन Q एंड Y इज इंफिनिट। अब ये बोला है नल इंडिकेटर है, मैं किसकी तरफ, द रेसिस्टेंस बिटवीन Q एंड Y इज जीरो, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में अभी आके जो है वो लोचा आ चुका है। अब मैं इनमें क्या करूं भाई, मेरे पास सीधी सी बात है, एक गैल्वेनोमीटर है, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज द बेटर ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज द बेटर ऑप्शन, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, नहीं, सी में अभी एक मसला आ रहा है, द रेसिस्टेंस बिटवीन Q एंड Y इज इन्फिनिट। अब अगर इसके अंदर मैंने ये भी, अब अगर मैंने ये लगाया है कि बिटवीन Q एंड Y, लेकिन इसके अंदर मैंने एमीटर भी तो लगाया हुआ है, एमीटर की खुद की रेसिस्टेंस तो निग्लिजिबल होती है, ये भी तो मसला है। तो ये वाला फिर वैसे भी गलत हो जाता सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अच्छा ये वाला देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एन एक्सेलरेशन a. The object moves in a straight line through a displacement s and has a final velocity v. ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, जब ये पेपर हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग MS से रेफर करेंगे, कितने आंसर सही होते हैं कितने गलत होते हैं। सही, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। The above quantities are related by the equation shown. Which condition must be satisfied in order for this condition to apply to the motion of the object? अगर मुझे ये करवाना है, पर दोबारा से पढ़ो, an object has an initial velocity u and an acceleration a. The object moves in a straight line through a displacement s and has a final velocity v. Okay. Which condition must be satisfied in order for this equation to apply to the motion? The direction of a is constant and the direction of a is the same as the direction of s. Not necessarily. Not necessarily. The direction of A is constant and the direction of is the same as the direction of U. Not necessarily. The magnitude of A is constant and the direction of A is constant. Yes. ये बहुत ज़रूरी है, यानी आपका A की वैल्यू जो है वो जो साइन के साथ समेत वो कांस्टेंट होना चाहिए। Agreed? वरना तब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसके अलावा। अच्छा, कार इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है। इट्स ब्रेक्स आर देन अप्लाइड कॉजिंग यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। यूनिफॉर्म डीसेलरेशन यानी कांस्टेंट डीसेलरेशन हो रही है। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद डिस्टेंस s ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द कार। अच्छा, अब ऐसे सवाल के अंदर सबसे पहले एक चीज तो नोटिस करो कि सारे ग्राफ्स के अंदर मेरे पास ये चीज तो है कि वेलोसिटी शुरू में कांस्टेंट थी, उसके बाद कुछ होना चाहिए। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैथमेटिकली यूज करते हैं कि लेट सपोज यहां से यहां से या यहां से या यहां से कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सही है, अब हमें पता है कि कांस्टेंट डीसेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल जो है कॉजिंग यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन s। ये भी लगा सकते हैं इधर। सही है, अब मैं काम कर रहा हूं कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो थी u था, बट वो v के नाम से, और फाइनल वेलोसिटी को हम जीरो कर लें। सही है, तो इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, इसको हम लोग v के नाम से रख लेते हैं, और प्लस 2 टाइम्स जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, माइनस as कर लें इसको ऐसे। सही है, अच्छा, अब इसके बाद जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो v स्क्वायर ये इक्वेशन आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा यहां पर। सही है, अब मुझे एक चीज ये भी पता है कि ये दोनों भी मेरे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन और 2 भी कांस्टेंट है, यानी मेरे पास लिटरली जो ग्राफ होना चाहिए वो v स्क्वायर इज इक्वल टू s
अगेंस्ट एस का ग्राफ होना चाहिए, इक्वल नहीं, अगेंस्ट एस का ग्राफ होना चाहिए। अब ये स्क्वायर्ड वाला जो ग्राफ होता है हमें पता है कि वो कर्व होता है। अब या तो सी होगा या तो ए होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो हमें पता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो चेंजेस इन स्पीड होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे एट द एंड की तरफ। तो चेंजेस इन स्पीड शुरू में जरा इधर देखो, यहां पे कम है चेंजेस, फिर इधर से ज्यादा होता जा रहा है चेंजेस, और इधर मेरे पास ज्यादा और ज्यादा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? या फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉटिंग से भी आपके पास मिल जाएगा कि इसका शेप यूं आ जाएगा आपके पास। आपकी मर्जी है, दोनों में से एक काम करो, बट मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लिया इसके अंदर। सही है। अब इसके अंदर क्या है, शुरू में ड्रामेटिक चेंज हो रही है वेलोसिटी में, और फिर उसके बाद ये चेंजेस स्लो डाउन होते जा रहे हैं। बट कि यहां पे तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो स्पीड जो 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 नेगेटिव स्पीड है वो बढ़ रही होगी। समझ रहे हो? सही है। बल्कि नेगेटिव स्पीड क्या बोल रहा हूं, जो स्पीड होगी वो ड्रामेटिकली कम हो रही होगी। शुरू में थोड़ा डिफरेंस, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। समझ गए? ये भी हो गया। फिर ये कहता है अ बॉल इज थ्रोन अक्रॉस अ फ्लैट फील्ड। ओके, which statement describes the motion of the ball when the effects of air resistance are ignored? The ball lands with the same velocity at which it is thrown. क्यों? क्यों नहीं? सेम ही हाइट पे गिर रहा है बेटे। मसला ये है, नहीं बेटे, मेन चीज ये है, इधर इसकी वेलोसिटी ये थी, इधर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वेलोसिटी सेम कैसे हो गई? ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, पहला वाला तो गलत हो गया। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन वेयर द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस, यहां पे वैसे जीरो है हमारे पास, लेकिन देखते हैं इसको, बाद में देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये तो बकवास कर रहा है। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। बकवास कर रहा है, तो बी ही करेक्ट आंसर है। सही है। Which statement defines force? When a force acts on a body that is free to move, the force is the product of the mass of the body and its acceleration. आगे बढ़ते हैं। When a force acts on a body that is free to move, the force is the rate of change of momentum of the body. Yes. इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो कहता है रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला सवाल जो है, ये वाला आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि थोड़ी देर लगाओ, फिर मैं थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बात करता हूँ। लिसन, अब ये हमारे पास सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। ओके, the velocities of the two particles before and after the collisions are shown. हमें पता है momenta after the collision must be equal to momenta before the collision in any direction, must be conserved. यानी पहले मैं एक ट्राई करता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सही है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ mu शुड बी mu, और m तो स्टेशनरी था शुरू में, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। सो mu मस्ट बी इक्वल टू, अब हमारे पास पहले मैं इसका कंपोनेंट ले रहा हूँ, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो ऊपर वाला जो m है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कॉस कंपोनेंट आएगा, यानी ये हो जाएगा m एक मिनट, इसको मैं लिखता हूँ m मल्टीप्लाइड बाय u/3 कॉस एल्फा। सही है, यहां तक पहुंच गए। सही है। फिर प्लस मेरे पास ये आ जाएगा, ये हो जाएगा mu डिवाइडेड बाय 2 कॉस बीटा, यहां तक। सही है।
अब मुझे ये वेक्टर डायग्राम में ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है, लेकिन अब एक मसला ये हुआ है, लेकिन मैं अभी अच्छा ठीक है, तो ये तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इस इक्वेशन का कोई ख़ास काम था नहीं, इस इक्वेशन का कोई ख़ास काम है नहीं। ठीक है, हमने ट्राई करके देखा, लेकिन इससे मुझे कोई ख़ास ऐसा फ़ायदा नहीं मिला। बट अब मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं डायग्राम देखूँ तो मुझे पता है कि जो इसका मोमेंटम होगा और इसका मोमेंटम का जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो ये आएगा। सही है, ये आना चाहिए। तो अब मैं इसमें डायग्राम में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे स्टूडेंट होते हैं मैंने वैसी अप्रोच करने के पहले मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन इक्वेशन से मुझे कोई खास एज सच फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब मैं ज़रूर प्रोसीड कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, यानी mu/3। अब मेरे पास जो है एक चीज तो फैक्ट है कि मेरे पास ये वाला जो है ये राइट साइड पे होना चाहिए, ये वाला इधर भी सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, इधर सब में सही है, ये तो सही है, सब में सही है। अब इसके बाद जो है मुझे ये देखना है कि मेरे पास कौन सा वाला डायग्राम किसके साथ मैच कर रहा है। mu2 और बीटा, इसके अंदर ये वाला है, ये एंगल गलत गिवन है, ये एंगल गलत गिवन है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। बी वाले पे ज़रा देखते हैं, तो इसके साथ करेक्टली ये वाला एंगल बीटा गिवन है, और इसके साथ वाला जो एंगल मेरे पास आ रहा है वो अल्फा ही आना चाहिए, एंड दैट मेक्स सेंस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कैन यू सी दैट? कौन सा? डी इसलिए नहीं हो सकता, डी में डायरेक्शन गलत आ रही है मेरे पास डायरेक्शन भी तो मैच करनी चाहिए ना। जरा इधर देखो, इसका डायरेक्शन ये है, तो इधर वाले का डायरेक्शन भी ये है, इधर वाले डायरेक्शन भी ये है, बाकियों में तो डायरेक्शन ही उल्टा हुआ है। सही है। सिमिलरली इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसमें उल्टा हुआ है। समझ गए? तो बी इज द बेस्ट आंसर बिकॉज इसमें मेरे पास एंगल्स भी मैच कर रहे हैं। सही है, क्लियर है? सो बी शुड बी द आंसर। ठीक है, विल वेरीफाई इट एट द एंड। सही है, यहां पे पहुंच गए। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल ये आता है, एन ऑब्जेक्ट falls freely from rest in a vacuum. The graph shows the variation with time t of the velocity v of the object. Which graph using the same scales represents the object falling in air? कौन सा होना चाहिए? बेटे जब एयर में गिरेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। बेटे बी सेम स्केल पर, यानी आप सेम स्केल पर ये डायग्राम बनाओगे। कौन सा होना चाहिए? सी इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि जब एयर रेसिस्टेंस इन्वॉल्व होगी तो वो शुरू से ही लगना शुरू हो जाएगी। कॉमन सेंस भी तो यूज करो यार, इतनी बुरी तरीके से आप लोग मार खा रहे हो। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो मैंने शुरू में बहुत पहले बहुत बार करा चुका हूं इस तरह के। सेम स्केल पे चल रहा है, समझ गए? अच्छा, फिर ये वाला, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम PQ। यूनिफॉर्म का मतलब है कि मास इसका डेड सेंटर में होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास इसका। द लेंथ ऑफ द बीम इज 3 मीटर्स एंड इट्स वेट इज 50 न्यूटन। अच्छा, पहले 50 न्यूटन पहले मार्क कर लेते हैं डेड सेंटर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 0.5 मीटर्स, और ये इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन। ये तो मैंने बना दिया। अब मुझे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। अच्छा, फिर मुझे बोलता है बीम इज सपोर्टेड ऑन अ पिवट, द लोड ऑफ W इज हंग फ्रॉम द NP एंड द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। आप एक सिंपल करो, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दो, हो जाएगा ये डायरेक्ट। सही है। ऑल डिस्टेंसेस हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पिवट पॉइंट, सो W मल्टीप्लाइड बाय 1 शुड बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। जी कितना आ रहा है? 25 न्यूटन। कोई इसमें कोई चालाकी तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है कहीं पे? सही है, आपको पता है ए लेवल्स में होते हैं धोखे। ठीक है, सही है, यहां तक भी पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला, two forces each of magnitude F act at points V and W on an object. Okay, so we can see that कि एक फोर्स जो है मेरे पास ये वाली लगी हुई है, एक फोर्स ये वाली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए। एक ये थी, एक ये थी। ठीक है, which expression gives the torque exerted by the couple? अब कपल के लिए हमारे पास दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए, और दूसरी चीज है पैरेलल होनी चाहिए, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y नजर आ रहा है मेरे पास,
और मेरे पास एक फोर्स F इस तरफ लगी हुई है और एक फोर्स F इस तरफ लगी हुई है, सही है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट अगर मुझे कपल निकालना है तो Fy, सही है। तो बी आंसर होना चाहिए इसका स्ट्रेट अवे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई, अ जायंट स्क्विड a giant squid of length 20 meters is vertical in sea water. Okay, इधर देखो, with the top of the squid at a depth of 8 meters. The density of the sea water is this. एक मिनट. What is the difference in pressure between the top and the bottom of the squid? यानी हम लोग एक काम कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। नहीं, हम लोग सिर्फ कर रहे हैं चेंज इन प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन हाइट, रो जी लगा ले डायरेक्ट। ये कर सकते हैं हम लोग, सही है ना? डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। अब सबसे पहली चीज है, अ जायंट स्क्विड ऑफ लेंथ इज वर्टिकल इन वाटर विद द टॉप ऑफ द स्क्विड एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर्स, यानी 8 मीटर्स की डेप्थ पर है, ठीक है। और जो इसका जो बॉटम होगा वो कितनी डेप्थ पर आ रहा होगा? वो आ रहा होगा 8 + 20, 8 + 20, राइट, यानी 28। अग्रीड? तो व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्क्विड, यानी चेंज इन हाइट। जी, 8 + 20 मैंने ये बोला भाई, मैं एक मिनट डायग्राम बना रहा हूँ, पहले देखते हैं, साथ में देखते हैं सवाल को। सपोज करो ये मेरे पास पानी है, सही है। स्क्विड पता नहीं किस तरह का शेप होता है उसका, यूं उसके से टेंटिकल्स होते हैं ना, आई होप सो, सही है। जो भी है, मैं क्या बोल सकता हूँ। द लेंथ ऑफ द स्क्विड ऑफ अ लेंथ दिस इज वर्टिकल इन सी वाटर। ये वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है? 20 मीटर्स, ठीक है। अगर ये 20 मीटर्स आ रहा है तो, और इसने मुझे बोला है कि इसका जो डेप्थ है ये वाला जो मतलब पानी तो यहाँ तक है मेरे पास। एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। इधर देखो, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डेप्थ है यहाँ से 8 मीटर्स है और बाकी डेप्थ है 20 मीटर्स, राइट। मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्क्विड, यानी मुझे इधर से और इधर का डिफरेंस निकालना है। या मैं यूं ही एक डायरेक्ट काम कर लूं, चेंज इन हाइट मुझे पता है 20 मीटर्स ही होगी, 20 होगी, डायरेक्ट निकल आएगा क्या? हाँ, यही करना है बस हमें। सो चेंज इन प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय रो की वैल्यू कितनी है? 1050 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। जरा निकालो जी। बी आ रहा है, बी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेंगे बाद में एंड में, ठीक है। यहां तक भी पहुंच गए, ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स डायग्राम शोज एन एयरक्राफ्ट एक्सेलरेटिंग, ओके, एट द इंस्टेंट शोन द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 40 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, वी कैन सी दैट। एट विच रेट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, यानी पावर पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। तो हमें पावर पूछ रहा है, वही करेंगे हम लोग इधर, ठीक है। मेरे पास इंजन थ्रस्ट ये है, एयर रेसिस्टेंस ये है, अपर और डाउनवर्ड वाला का तो को छोड़ दो। एट विच रेट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, तो फिर मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ P = F लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बोलता है कि रेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो फॉरवर्ड फोर्स मेरे पास कितनी हो जाएगी? 300 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है? 40। निकाल लो, और इसको मेगावाट्स में भी कोट करना है। सर, मैंने जो क्या बोलते हैं, जो चैप्टर के सवाल है ना एनर्जी वाले, इसके सवाल ऐसे आते हैं कि मांगता काइनेटिक एनर्जी वगैरह है, लेकिन जो चीजें दे रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह की देता है। तो ये दोनों को इक्वल रख के भी कर सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, सी आ रहा है 12 मेगावाट, तो मैं 12 मेगावाट पे मार्क कर रहा हूँ। समझ गए? यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड पे भी चल रहा था। अ मैन इज रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज काइनेटिक एनर्जी? ओ भाई, मैन का वेट कितना होगा?
70 kg। और इसकी स्पीड कितनी होगी मीटर्स पर सेकंड में? 10 तो बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाग रहा है 6 कर लेते चलो, बहुत ज़्यादा है थोड़ी। बस ठीक है, भला सही है, निकाल लो, तुम निकालो तो सही, एक एस्टिमेट निकाल ले। हाँ 1260 आ रहा है, तो इसका मतलब है सी सही है, समझ गए? अच्छा, ये कह रहा है द पंप ऑफ अ वाटर पंपिंग सिस्टम यूजेस 2 kilowatts ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन रेजिंग वाटर। अच्छा, ये यूटिलाइज कर रहा है। द पंपिंग सिस्टम लिफ्ट 16 किलोग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड, माइंड यू पर सेकेंड बोला हुआ है, यानी डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 7 meters। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम? पहले पावर आउटपुट निकाल लूं उसका। पावर आउटपुट, क्योंकि पावर इनपुट तो है, पावर आउटपुट इज इक्वल टू 16 किलोग्राम पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। mgh लगाया है लेकिन पर सेकेंड था, तो ये ऑटोमेटिकली पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। निकाल लो ये कितना हो जाएगा, ये कितना पावर आ रहा है आउटपुट? 1098.7। लेकिन इसको अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1.0987। सही, यहां तक पहुंच गए। ये मेरा पावर आउटपुट हो गया वॉट्स के अंदर। अब मैं इसमें लगा रहा हूं एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.0987 डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है? 2000 नहीं करा मैं, किलोवाट में ही सब कन्वर्ट कर लिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। निकालो कितना आ रहा है? 54.9, यानी डी आंसर 55। सही है। नेक्स्ट स्टेप, a metal wire is stretched by a load. The force extension graph is shown. What is represented by the area under the whole graph? Force extension यानी work done on the spring होना चाहिए। The change in the gravitational potential energy of the wire, the energy that would be released from the wire if the final load was removed, नहीं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर दिया। The energy transferred into heat energy in the wire, the work done in stretching the wire, D। सही है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्लास्टिक लिमिट भी शायद क्रॉस कर चुके हैं, इलास्टिक लिमिट सॉरी क्रॉस कर चुके हैं। ओ माय गॉड, ये आया सवाल असली। द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। ओके, पहले मुझे बोला है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। सही है, ये स्टेटमेंट हो गया। A 50 centimeter length of copper wire of diameter this is joined to a 50 centimeter length of a steel wire of diameter this, making a combination wire of length 1 meter as shown. The combination wire is stretched by a weight added to its end. Both the copper and the steel wires obeys Hooke's law. Okay, what is the ratio of the extension of the copper wire to the extension of the steel wire over the copper wire? अब एक चीज़ याद रखना, ये जो लोड लगा हुआ है ये दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। अब हम इसको करने के लिए पहले आप ट्राई करोगे, फिर हम ट्राई करेंगे। ये मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो ई एस इज इक्वल टू 2 times द यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है पाई डायमीटर स्क्वायर, और फिर इसके बाद इसमें एक्सटेंशन आएगी, और हमें एक्सटेंशन, इसका नाम क्या दे दूं? एक्सटेंशन ऑफ स्टील, राइट? सो अभी मैं स्टील का निकाल रहा था, तो ई एस लिख सकता हूं उसको, यहां तक भी पहुंच गए। दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 times अगेन, फिर मेरे पास वेट तो सेम ही आएगा क्योंकि सीरीज में स्प्रिंग्स लगे हुए थे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ कितनी है? 50 ही है, और फिर उसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, फिर आता है पाई, उसका डायमीटर कितना है? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई टाइम्स ई का क्या है? सी। यहां तक पहुंच गए, सही है।
अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने दोनों तरफ सेम उल्टे सीधे यूनिट्स रखे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि दोनों साइड पे अगर मिलीमीटर होगा तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया सही है, यहां तक पहुंच गए। और सेंटीमीटर खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यूनिट को कन्वर्ट करने की जहमत ही नहीं की। अब हम इसका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। स्टील को ऊपर रखना है और कॉपर को नीचे रखना है। सबसे पहले जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है पहले उनको कैंसिल करते हैं। W कैंसिल, 50 कैंसिल, 50 कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। अब इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो सबसे पहले मुझे स्टील को ऊपर लेकर आना है। तो अभी मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है 1 डिवाइडेड बाई ES, एक तो ये बनी, और राइट साइड पे क्या बन रहा है 2 डिवाइडेड बाय 4 EC। यहां तक भी पहुंच गए। इसको फ्लिप कर सकते हैं तो ES शुड बी इक्वल टू 4 EC डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब हो जाएगा ES इज इक्वल टू 2 EC, यानी मेरे पास एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर ES डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू 2। बी आंसर आ रहा है मेरा। सही है, आपके सामने करके दिया है और ये 45 मिनट्स ऐसे ही गुजर गए। अच्छा, फिर ये कह रहा है शुक्र है वो जनरल फिजिक्स खत्म हुई। विथ विच टाइप्स ऑफ वेव्स कैन द डॉपलर शिफ्ट बी ऑब्जर्व्ड? ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, all types, light and sound waves only, sound waves and water waves, all types of waves. Doppler shift तो हर किसी के साथ हो सकता है। A distant star is receding from the earth with a speed of this. Okay, speed of recession given है हमारे पास। It emits light of frequency this. Okay, the speed of light is this. The Doppler effect formula can be used with light waves. What will be the frequency of this light when detected on earth? यानी frequency observed निकालनी है। सही है। सो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू FSV ओवर V प्लस माइनस VS होता था, यही फॉर्मूला होता था। हमें निकालना है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट व्हेन डिटेक्टेड ऑन, हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालनी है। तो F0 इज इक्वल टू FS जो है इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इमिट्स अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आ रहा है 4.57 इंटू 10⁻14। सही है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी चल रही है, द स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। लेकिन अब ये रिसीड कर रहा है, अगर ये दूर जा रहा है तो हमारे पास जरा सुनो, दूर अगर जा रहा है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा नीचे। सही है, ताकि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू बड़ी बने, ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये वाली कम बने। तो हम लोग इधर कर रहे हैं ऐड, तो ऐड कितना है 1.40 इंटू 10⁻7। जरा इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालो कितनी आ रही है। हाँ, 4.366 10⁻14। एक और भी कोई निकाल लें, बी आ रहा है। ओके, सही है, ये भी हो गया। फिर ये कह रहा है 22 जी बेटे, सही है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t of the displacement of the two separate waves x and y. Wave x has a frequency f and amplitude a. What is the frequency and what is the amplitude of wave y? अच्छा जी, ये आप लोग खुद ट्राई मार सकते हो इसको। Give this question a shot. देखो, the graph shows the variation with time t of the displacement of two separate waves x and y. Okay, सही है। So सबसे पहले मुझे देखना है कि वेव x कौन सी है। वेव x ये छोटी वाली चल रही है, यही है ना, ये वेव x है और दूसरी बड़ी वाली वेव y है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। मुझे बोलता है कि वेव x हैज़ अ फ्रीक्वेंसी f। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास f चल रही है और एम्पलीट्यूड इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक a है। अग्रीड। तो मुझे बोलता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ y। अब सबसे पहले y का जो एम्पलीट्यूड है वो डबल होगा,
तो वो तो होना चाहिए 2a यहां तक पहुंच गए। और उसकी जरा सुनो, जरा इधर देखो, ये सेम टाइम पीरियड के अंदर, यानी मेरा मतलब है कि अच्छा मेरे पास जो है इसकी, जरा इधर देखना एक चीज, इसका जो टाइम पीरियड है वो यहां से लेकर यहां तक है, और इसका टाइम पीरियड जो है वो डबल है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो जाएगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाफ हो जाएगी। सो इसका मतलब है कौन सी होनी चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, करेक्ट, समझ गए, तो आसान था सवाल। Diffraction is a term used to describe one aspect of wave behavior. What does diffraction make possible? The ability to hear around corners, that is true. That is true. The ability to hear high frequency and low, nahi bhai. The ability to hear loud and quiet. The ability to hear sound through brick walls, nahi bhai. A. सही है, around corners, spreading of the wave around corners, right? सही है। फिर ये कह रहा है, the diagram represents the pattern of the stationary waves formed by the superposition of sound waves from the loudspeaker and their reflection from the metal sheet not shown. ठीक है, ये रहा। W, X and Y and Z are 4 points on the line through the center of these waves. We can see that. Which statement about these stationary waves is correct? An antinode is formed at the surface of the metal sheet. नहीं भाई, अगर हमारे पास सामने मेटल शीट रखी हुई होगी तो वहां पे नोड बनता है, एंटी नोड नहीं बनता। ये कॉमन सेंस है। A node is a quarter of a wavelength from an adjacent antinode. देखो, node to node is half lambda. Node to the next adjacent antinode is actually quarter lambda. ये वाला सही हो सकता है। आगे देखते हैं। The oscillations at x are in phase with those at y. नहीं, ये आउट ऑफ फेज होते हैं हमेशा इसके अंदर। अगर यहां पे सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे होंगे तो यहां पे सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे होंगे। The air particles oscillate perpendicular to the line WZ. अबे भाई, ये वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। तो इसका मतलब है B is the only correct answer। ठीक है, एन एंटी बेटे मेरे पास जरा सुनो, सामने अगर एक मैंने मेटल रखा हुआ है तो मेटल इज अ क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड पे क्या बनता है, हमेशा नोड बनता है। सही है, समझ गए। अच्छा, फिर ये कहता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बगल इज अ लॉन्ग ट्यूब विद अ माउथ पीस एट वन एंड। ठीक है, ये हमारे पास एक है जी। The other end is open and flared as shown. Okay, we can see that. The musician maintains stationary sound waves with a node at the mouthpiece and an antinode at the other end. अच्छा, पता नहीं क्या बोला इसने। The musician maintains stationary sound waves with a node at the mouthpiece. यानी यहाँ पर इसके पास नोड है and an antinode at the other end. सही है। The lowest frequency of sound that the bugle can produce is 92 Hertz. The lowest frequency of sound, यानी ये वाली जो frequency होगी मेरे पास, ये fundamental होगी। Agreed? Which different frequency of sound can be produced by the bugle? अब ये भाई आप लोग जानो, मैंने कहा कि भाई सीधी सी बात है, एक साइड पे नोड कंफर्म बन रहा है और एक साइड पे एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यू नीड टू रियलाइज कि दिस इज एन ओपन क्लोज सिस्टम। ओपन क्लोज सिस्टम का रेप्लिका है। अगर ये ओपन क्लोज सिस्टम है तो हमें पता है कि अगर फंडामेंटल मेरे पास 92 है तो इसका मतलब है जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगी। फिर तीसरी दफा जब स्टेशनरी वेव बनेगी तो मल्टीप्लाइड बाय 5 होगी एंड सो ऑन। जरा चेक करो किस में बन रहा है, कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। आपने मैंने चेक कर लिया सबने, सी आ रहा है तो सी ही होना चाहिए। सही है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है अ मोनोक्रोमैटिक light of wavelength, this is incident normally on a diffraction grating. The first order maximum is observed at an angle of this to the direction of the incident light. What is the angle between the first and the second order diffraction maxima? बच्चों वाला सवाल है यार, खुद कर लो यार। Okay guys,
Monochromatic light of wavelength is incident normally on a diffraction grating. The first order maxima is observed at an angle to the direction of this. पहले हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं. So ये हो जाएगा हमारे पास d sin theta should be equal to first order multiplied by lambda. Agreed? यानी हमारे पास ये कह रहा है कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d और ये आ रहा है साइन 15.4 डिग्रीज. द फर्स्ट ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड एट इन टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट या नॉर्मल के साथ वाला ही है. सो लैम्डा कितना है? लैम्डा है 5.30 इंटू 10⁻⁻7. यहाँ तक तो पहुँच गया. ठीक है. फिर दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. सो डी रिमेन सेम. सो साइन इसका जो साइन है वो हमें निकालना है. सो साइन थीटा इसको रख लेते हैं और इसको कर लेते हैं 2 टाइम्स 5.30 इंटू 10⁻⁻7. आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो और इससे आपके पास ये थीटा निकल आएगा. तो पहले तो थीटा निकालो. सिर्फ थीटा निकालने के लिए इन इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो मैं कर लेता हूँ मैं इधर कर लेता हूँ. साइन 15.4 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन थीटा जो कि मुझे निकालना है, ये साइन थीटा 2 हो जाएगा. सही है. दिस शुड बी इक्वल टू 5.30 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.30 इंटू 10⁻⁻7. डी तो कैंसिल आउट हो गया. ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा. सो बेसिकली साइन theta 2 should be equal to 2 times sine 15.4. फिर sine theta 2 should be equal to sine of inverse 2 into sine 15.4. जरा पहले इस theta 2 की वैल्यू तो निकालो कितनी आ रही है. कितना आ रहा है? यही आ रहा है 32.08 डिग्रीज. यहां तक पहुंच गए. अच्छा इधर देखो, जब ये पहुंच गए तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको सबट्रैक्ट करो, क्योंकि इसने मुझे बोला डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर. 32.08 को माइनस करो 15.4 से. कौन सा आ रहा है? सी. तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर. क्या मसला था यार? जब तक लिखोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं तो कैसे होगा यार. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सिलेबस में नहीं है. ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में. अब हमारे पास सवाल है ये वाला. एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 5.6 किलो ohms. ओके. द पोटेंशियल डिफरेंस PD of 9 volt is applied across its end. How many electrons pass a point in the conductor in 1 minute? सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो. सो सबसे पहले हमारे पास है रेसिस्टेंस है, वोल्टेज है. तो पहले तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा. I is equal to V over R, यानी 9 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको. सही है. पहले करंट निकालो. फिर हम उससे करेंगे ना कि 1 सेकंड में इतना चार्ज. हाँ जी. अभी पहले करंट तो निकालो. 1.6 into 10⁻⁻3. कितना? 1.6 into 10⁻⁻3. -3 एम्पियर्स. ये आ गया. अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ. चार्ज निकालते हैं. Q is equal to 1.6 into 10⁻⁻3 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 1 मिनट. सो 60 सेकेंड्स. निकाल लो ये टोटल चार्ज. पहले निकालो. ये आ रहा है 0.096 कूलम्स. अग्रीड. यहां तक पहुंच गए. अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इस वैल्यू को डिवाइड करो उससे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से. यानी आप करो 0.096 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे. एक क्या आ रहा है? सी आ रहा है. कंफर्म है? ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी सी. ठीक है. सही है.
गॉट इट? अच्छा, फिर ये कहता है अ फिक्स्ड रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इज, एक मिनट, fixed resistor of resistance 12 ohm is connected to a battery. There is a current of this in the resistor. The current is now doubled. What is the new power dissipated? I square R करें, I square R से करें, यानी इधर हो जाएगा power is equal to I square R. लेकिन हम 0.2 एम्पीयर का करंट ले तो सकते हैं ना, इससे बोले क्यों नहीं कर रहे? करंट को डबल कर देंगे ना फिर बाद में। बाद में कर देगा। पहले न्यू पावर, व्हाट इज द न्यू पावर डेसिपेटेड इन द रेसिस्टर? तो ये तो बहुत आसान है, फिर मुझे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप एक काम करो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस 12, कितना आ रहा है? 1.92 C। सही है। Which measurements are taken in order to calculate the resistivity of the metal of a piece of wire? In order, okay. सी रेसिस्टेंस चाहिए, एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए। सी चाहिए। नहीं बेटे, आपको रेसिस्टिविटी निकालने के लिए रो एल ओवर ए। एक मिनट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेसिस्टिव मेटल ऑफ अ पीस ऑफ PD, करंट, डायमीटर, लेंथ, resistance, area and length, resistance, length and radius. Which measure are taken in order to calculate the resistivity of a metal of a piece of wire? A piece of a wire है, ये बड़ा, ये इसने गंद कर दिया इधर। यानी मैं सारे रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? PD और करंट से कर सकते हैं, और उसके लिए फिर मुझे जो डायमीटर से मैं उसका एरिया निकालूंगा। बेटे रेडियस कैसे निकालोगे डायरेक्ट? एरिया निकालना है, वायर का एरिया है। वायर की बात कर रहा है, तो वायर के अंदर मेरे पास जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो B होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? क्यों? द रीजन इज दैट, देखो अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मेजरमेंट्स, इसने खुद बोला है मेजरमेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे ताकि रेसिस्टेंस निकाला, फिर डायमीटर निकालेंगे, तो तब हम लोग आगे जा सकते हैं। डायरेक्ट रेसिस्टेंस, आई मीन डायरेक्ट रेडियस तो नहीं निकाल सकते आप। फिर उसके बाद हमें लेंथ निकालनी है मीटर रूल से। सो B होना चाहिए मेरी नज़र में। बड़ा अजीब सवाल था सही। सर एरिया का पाई डी स्क्वायर होगा ना? बेटे तो एरिया क्या डायरेक्ट आएगी? मेजर कर लोगे आप एरिया? मेजरमेंट लिखा हुआ है, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने। सही है, समझ गए? वैसे रेसिस्टेंस ओम मीटर से मेजर हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि एरिया किससे मेजर करोगे आप? सही है। अगर इधर डायमीटर लिखा होता तो मैं इस पे चला जाता, ओम मीटर यूज कर सकते थे मेजर करने के लिए। एरिया मेजर कैसे करेंगे? एरिया तो कैलकुलेट होगा ना। अच्छा सवाल था ये वाला। 33, a battery is charged for 20 minutes by connecting it to a source of electromotive force. The battery is supplied with 7.2 into 10 raised to power 4 joules of energy in this time. How much charge flows through the battery? भाई क्या बोला? The battery is supplied with this, यानी चार्ज निकालना है, एनर्जी हमारे पास गिवन है। बहुत आसान है, आसान ये है। एक मिनट, हमारे पास जरा सुनो, V इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज भी तो होता है, एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी इज इक्वल टू VQ डायरेक्ट कर लूँ, लेकिन हमारे पास जो है फिर वो नहीं है, चार्ज नहीं है। हाँ चार्ज तो निकालना है, तो VQ कर लूँ मैं डायरेक्टली, VQ कर लेते हैं बस। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास? 7.2 इंटू 10 raised to power 4। वोल्टेज कितना है? 12, तो 12 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q, डायरेक्ट निकाल लो, छोड़ दो। डायरेक्ट हो सकता तो क्यों, जरूरत क्या है इसमें हाथ डालने की? कितना? 6000 कंफर्म आ रहा है? ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये कह रहा है, ओह माय गॉड, नहीं भाई, नो वे। 3 सेल्स, जितना मुश्किल डायग्राम होगा उतना ही आसान होगा।
These अच्छा negligible internal resistance है, ये भी सबने कर दिया. 3 cells are connected to 3 resistors with this with the current I in the circuit is I. Okay, which equation is correct? इसमें आप एक काम करो, Kirchhoff's voltage law लगा लो, KVL लगा लो, और इनके मैं लगा रहा हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. अब इसके अंदर क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए पहले आपको ये वाला लूप लगाना पड़ेगा, सुपर लूप बनाना पड़ेगा. मैं V1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. V1 के कौन से साइड से सुपर करंट निकल रहा है? सुपर लूप किस में से निकल रहा है? पॉजिटिव से. सो V1, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस IR1, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस V2, फिर माइनस IR2, फिर माइनस IR3 और फिर माइनस V3. सुपर लूप टर्मिनेट. सही है, सुपर लूप टर्मिनेट हो गया. यानी मेरे पास ये हो जाएगा V1 माइनस V2 माइनस V3 शुड बी इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 हो सकता है. कौन सा वाला इनमें से बेस्ट आ रहा है? D है. V अच्छा हाँ सही है, D है. सही है. मैंने क्या बोला था, जितना मुश्किल डायग्राम उतना आसान. अब जितना आसान डायग्राम है उतना ही मुश्किल होगा. The 3 resistors are connected in a network. The total resistance between this is what is the value of R? खुद करो, मैं नहीं करूंगा, ये मेरा सवाल नहीं है, खुद का है. अच्छा ये है हमारे पास सिस्टम है, ठीक है. अब इसके अंदर 3 रेसिस्टर्स हैं और ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर यानी इक्वल रेसिस्टेंस है. मैं एक काम कर लो, इनकी कॉम्बिनेशन 2R हो जाएगी, इसकी R हो गई. सही है. तो 2R मैं प्रोडक्ट ओवर सम लगा सकता हूँ. 2R मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R इज इक्वल टू 8 ohms कर सकते हैं. यानी ये हो जाएगा, तो ये R एक कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. सही है. तो ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8. यानी 2R इज इक्वल टू 3 8 24, R इज इक्वल टू 12. D स्ट्रेट अवे. किसका सही आ रहा था? नेक्स्ट. In deriving a formula for the combined resistance of 3 different resistors in series, Kirchhoff's laws are used. Which physics principles is involved in this derivation? The conservation of charge, definitely. KCL है भाई, क्या हो गया? अच्छा फिर ये कह रहा है the battery of a car has an internal resistance of this and an electromotive force this. When the battery is connected to the starter motor, the potential difference across the battery terminals is 7 volts. What is the current supplied to the starter motor? ये मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल है. इसको पहले एक मिनट पॉज कर लेता हूँ, पहले साथ में करते हैं और फिर देखते हैं. लिसन गाइस, ज़रा इधर देखो. सबसे पहले हमारे पास 12 वोल्ट्स की बैटरी थी जो कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है. उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो ये रही, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है. और इसने जब मोटर के साथ इसको कनेक्ट किया तो टर्मिनल PD जो आ रहा है वो 7 वोल्ट्स आ रहा है. मैं 7 वोल्ट चाहता तो मैं इधर भी दिखा सकता था, ठीक है, ऐसे भी करके मैं दिखा सकता था. लेकिन हमें पता है कि EMF खुद जो होता है इज इक्वल टू टर्मिनल PD प्लस हमारे पास लॉस्ट वोल्ट्स होता है आई स्मॉल r. वही मैंने किया. अब इसमें I निकालो, कितना आ रहा है? I कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, तो 50 एम्पियर्स. सही है. बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है. अच्छा फिर ये कहता है a sample of an isotope emits beta negative particles. The emitted beta negative particles have a range of energy. What must also be emitted? Electron, anti-neutrinos. तो anti-neutrinos कौन सा है? अच्छा न्यूट्रॉन्स नहीं, एंटी न्यूट्रिनोस. अच्छा मैं समझा A और C तकरीबन सेम लग रहा था. अच्छा फिर ये
A nucleus of magnesium decays into a nucleus of sodium by emitting a beta positive particle. Okay, mind you. The decay is represented by the equation shown. What are the values of P and Q? अच्छा, बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, नीचे वाला नंबर एक कम हो जाएगा. तो ये कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला नंबर तो सेम रहना चाहिए 23 और नीचे वाला नंबर एक कम हो जाना चाहिए 11. सी, बीटा नेगेटिव के अंदर नीचे वाला नंबर एक बढ़ता है. ये भी हो गया. ओके, thorium decays by beta negative emission into a daughter product which in turn decays by further beta emission into a granddaughter product. ठीक है, which later in the diagram represents the granddaughter product. अच्छा, थोरियम पहले ढूंढ लेते हैं है कहां पर. थोरियम जो है वो आ रहा है 234 और 90. 234 और 90 थोरियम जो है वो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है. अग्रीड. ये रहा. अब जब इसमें से बीटा नेगेटिव एमिशन होती है तो एक क्या बढ़ता है? प्रोटॉन नंबर बढ़ता है. तो प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो ये इधर पहुंचेगा. फिर उसके बाद जो है फिर क्या हुआ? फिर एक और हमारे पास वो प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि ये बी शुड बी द आंसर. चिल सीन था, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया गाइस. सो प्लीज रजिस्टर माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लेट्स मेक इट हैपन. लेट्स रीच 1 million सब्सक्राइबर्स. एनीवेज गाइस, टेक केयर.